स्पेशल है उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें छोटी हैं इसको हम लोग याद करते हुए चलेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो आप लोग याद करते चलिएगा। पहला है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो उत्तर होगा इसका सारस, या इसको क्रॉच भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। और यही अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो उसका उत्तर बरगद होगा। और यूपी की राजकीय भाषा क्या है? तो राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। और उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा रहने वाली जो आबादी है वो हिंदू और मुस्लिम की ही है। यूपी की राजकीय चिन्ह क्या है? ये मछली और तीर कमान। ये अक्सर आपने जो सरकारी गाड़ियाँ जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हो रहता है उसमें आप लोग देखेंगे कि उसमें बीच में तीर कमान और साइड से 2 मछलियाँ उड़ते हुए दिखाई देती हैं। ये आप लोग नोटिस करिएगा कहीं भी दिखे तो, और ये चिन्ह आपको याद हो जाएगा। यूपी की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ये उसका उत्तर होगा अन्य 9 राज्यों से लगती है। कमेंट में आप लोग बताएंगे, ये आप लोगों के लिए मतलब है कि आप लोग कमेंट में बताइए उन 9 राज्यों का नाम क्या है जो जिनकी सीमा यूपी से लगती है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। राज्य की पक्षी सारस, राज्य की वृक्ष अशोक, राज्य की भाषा हिंदी और उर्दू, राज्य की चिन्ह मछली और तीर कमान, और सीमा कितने राज्यों से लगती है? 9 राज्यों से। तो अब हम अनुच्छेद पे चलते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 तक आज हम पढ़ेंगे। जो भाग 2 में है इसमें पूरी नागरिकता की बात की गई है, किस प्रकार आप नागरिकता पा सकते हैं, किस प्रकार नागरिकता खत्म होती है, किस प्रकार नागरिकता को त्यागा जाता है। तो अनुच्छेद 5 के अनुसार, अनुच्छेद जो 5 है उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में रहता है वह भारत का नागरिक होगा। निम्नलिखित में से 3 में से कोई भी कंडीशन वह पूरी करता हो तो वह भारत का नागरिक बनने में सक्षम होगा। पहला है वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, अर्थात अर्थात वह जब उसका जन्म हुआ हो तो वह भारत राज्य के किसी क्षेत्र में हुआ हो, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। मतलब जो व्यक्ति है उसके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो तो वह भी भारत का नागरिक बन सकता है। और तीसरा है वह संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में रहा हो। भारत में संविधान कब लागू हुआ हमने कल बताया था, तो आप लोग उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। वह संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रहा हो। तीनों में से कोई भी एक अगर आप उसमें से फुलफिल करेगा तो वह भारत का नागरिक होगा। अब अनुच्छेद 6 प्रव्रजन माइग्रेशन करके आए। मतलब अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए और जो 1948 के बाद भारत आए उनके लिए माइग्रेशन में वो मतलब एक नियम है जिसमें वो 6 से 7 महीने, 6 महीने या पहले 6 महीने था, अब बढ़ गया है, तो रहेंगे तब भारत के नागरिक। हैं अगले अनुच्छेद पे, अनुच्छेद 7, मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान के लिए प्रवर्जन कर लिया हो। मतलब जब मार्च 1947 में भारत का विभाजन हो रहा था तो जो जो पाकिस्तान चले गए थे वह जब वापस आएंगे तो उनको 6 महीने भारत में रहकर पंजीकरण कराना होगा, तब उसके बाद वह भारत के नागरिक हो जाएंगे। और अनुच्छेद 8 की बात करते हैं तो उन व्यक्तियों की नागरिकता का उपबंध करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के निवासी थे नहीं थे परंतु वे भारतीय मूल के हैं। अर्थात कि मतलब जब संविधान लागू हुआ, जैसे जब उसमें ऑप्शन दिया गया था जब भारत का बंटवारा हो रहा था कि कोई कौन सा व्यक्ति भारत में रहना चाहता है और कौन सा व्यक्ति पाकिस्तान में जाना चाहता है, तो उसमें से जो जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए लेकिन फिर उनको वहाँ देख के उनकी स्थिति समझ में आ गई कि पाकिस्तान की औकात क्या है, तो उन्होंने सोचा बेटा निकल लो यहाँ से जितना जल्दी हो सके। फिर इसके बाद फिर भारत ने जब समझा कि अब लोग वहाँ की स्थिति समझ गए हैं और दोबारा वापस आ रहे हैं, तब उनके लिए भी नियम बना दिए कि जो भी व्यक्ति भारतीय मूल के हैं वह मतलब नागरिक तो होंगे लेकिन अब उनके लिए भी एक नियम कानून बना दिए गए हैं जो संसद बनाएगा उसके हिसाब से। ठीक, अब अनुच्छेद 9 की बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 बताता है कि अगर आप भारत से अलावा अन्य देश में किसी में जाते हैं और वहाँ की नागरिकता जिस भी नियम से आप पा जाते हैं तो भारतीय नागरिकता जो है वह समाप्त हो जाएगी। अब अनुच्छेद 10 की बात करते हैं। किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अलावा अन्य प्रकार से समाप्त नहीं किया जाएगा। अर्थात जो संसद ने नियम कानून बनाए हैं
उसी के अनुसार ही किसी भी नागरिक की नागरिकता समाप्त की जाएगी, ना कि किसी और अन्य नियमों से। अनुच्छेद 11 की बात करते हैं। अनुच्छेद 11 में कहा गया नागरिकता के अर्जन, समाप्ति एवं नागरिकता संबंधी अनुबंध बना सकती है। यह काम केवल सिर्फ संसद ही कर सकती है कि किस प्रकार आप अर्जन कर सकते हैं और किस प्रकार समाप्ति होगी। अर्जन के 3-4 प्रकार हैं, जैसे जन्म से कोई व्यक्ति, और अधिग्रहण का मतलब है जब भारत सरकार का क्षेत्रफल बढ़ेगा, और ऐसे 3-4 नियम मतलब हैं। ये हम जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब डिटेल से समझेंगे। तो अनुच्छेद आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप याद कर लीजिएगा और यह विभिन्न एग्जामों में भी आपको काम आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपना इतिहास, जो सामान्य अध्ययन का एक प्रमुख पार्ट है। तो तो कल हमने देखा था इतिहास के आउटलाइन मैप के बारे में, मतलब कैसे कैसे हुआ। तो आज हम लोग जो पहली घटनाएं घटी तो उसको पाषाण काल में, मतलब पाषाण काल इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें सब कुछ जो धातुएं पाषाण काल रखा गया। पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। मतलब ये पाषाण काल को, मतलब ये पहले से नहीं बटे थे कि मतलब ये पूरा पाषाण काल है, ये मध्य पाषाण काल है, ये नवपाषाण। इसको हमने अपनी सुविधा के अनुसार, मतलब जी पूरा पाषाण में क्या हुआ, इसको चीज़ों को समझने के लिए इसको पूरा पाषाण कहा गया। और इसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर इसके बाद नवपाषाण काल। अर्थात कि मतलब अब जब चीज़ें एक ही मिक्स हो जाती तो आप लोगों को पढ़ने में भी दिक्कत होती और समझने में भी कि मतलब क्या कब कैसे हुआ। तो इसलिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल की बात करते हैं। पूरा पाषाण काल में मानव के हथियार जो थे वो बड़े बड़े पत्थर थे, वह मतलब उसको आसानी से कैरी कहीं नहीं ले जा सकता था और स्वीकार करने में चूक जाता था। तब उसने धीरे धीरे पत्थर को जब छोटा करना चाहा तो पत्थर को तोड़ते थे आपस में लगा, तो उसमें से एक दिन आग निकली। तो उनको लगा कि यह क्या एक अलग सी चीज़ निकल के आई सामने उनके। उनको लगा भाई ये तो बड़ी बढ़िया चीज़ है। फिर इसके बाद उन्होंने करा कि इसके बाद देखा कि सूखी घास में वो उसमें आग लग गई। जब सूखी घास में आग लगी तो पूरे जंगल में आग लग गई। पूरे जंगल में आग लगी तो आग की खोज हो गई, और वह स्थान था, आग की खोज चीन के चाउ जू कोजियन गुफा से हुई। और इसके बाद जब जंगल में आग लगी तो जो जानवर थे, बहुत जानवर जल गए, और मनुष्य जो मानव थे उस टाइम के, और शिकार पर ही जीवन व्यतीत करते थे। तो वो जब वहाँ गए, उन्होंने देखा कि जो मरे जानवर थे और जल गए थे, जब उन्होंने उसको टेस्ट किया उनको एक बड़ा अलग सा ही मज़ा आया भाई, कि बोले बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। तब उनको पता चला कि भोजन को पका के खाने से या मांस को पका के खाने से और भी ज़्यादा टेस्ट आता है। तब से उन्होंने चीज़ों को पका के खाना स्टार्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं कि कुल्हाड़ी। अब ये चीज़ें फैक्ट वाइज हैं तो इनको आप नोट या याद दोनों करते चलिएगा। कुल्हाड़ी जो है मद्रास के पलवरम नामक स्थान से प्राप्त हुई। इसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट, इनको आप लोग ज़रूर जान लीजिएगा, इनके बारे में कुछ गूगल करके भी सर्च कर लीजिएगा। ज़्यादा डिटेल से तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो भी छोटी ही बनानी है, आधे घंटे में सब कुछ कवर करना है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले पलवरम नामक, ये पलवरम जो है ये भारत के सबसे निचले इलाके, मतलब इधर तमिलनाडु साइड जो है, इधर ही तमिलनाडु में स्थित है पलवरम। इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। अब हम बात करते हैं मिर्ज़ापुर की। मिर्ज़ापुर से आप लोग सब लोग ही अच्छी तरह से परिचित होंगे। मिर्ज़ापुर में दिखाया गया है कालीन भैया ने बिजनेस किया था किसका, औजारों का, मतलब बंदूक उंदूक का। तो इसलिए उससे हम लिंक करके चीज़ों को याद कर सकते हैं। उसका नाम है लोहन दा नाला। आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार जो थे यहीं पाए गए थे, मतलब मिर्ज़ापुर में। बेलन घाटी यहीं विकसित हुई थी, बेलन घाटी के किनारे ही ये सारे पूरा पाषाणकालीन औजार जो पाए गए थे। श्रृंगार साधन। अब भैया अब जब विकसित हो रहा है मानव तो उसको थोड़ा सौंदर्य भी दिखना है। सौंदर्य का मतलब है कि श्रृंगार के साधन इस समय दिखने लगे थे, अर्थात जो कानों में पहनते थे कनफुल्ली, हाथ में ऐसे कंगन, ये सब भी चीज़ें उस समय दिखने लगी थी। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल को संक्रमण का काल कहा जाता है। इस ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें इसमें पूरा पाषाण काल की हैं और कुछ चीज़ें नवपाषाण काल की, फिर दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं तो संक्रमण होना जायज़ सी बात है। तो संक्रमण काल कहा जाता है मध्य पाषाण काल में, और मिला के पूरा पाषाण काल दोनों की चीज़ें मिक्स हैं। तो C.L. कार्लाइल ने 1867 में इसकी जानकारी दी। उन्होंने मतलब मध्य पाषाण काल को एक अलग काल बताया। पहले सिर्फ 2 ही काल थे, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर C.L. कार्लाइल आए, उन्होंने बताया कि आप लोगों को एक चीज़ और पढ़नी है, वो है मध्य पाषाण काल।
जिसका समय इन्होंने बताया 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, और पूरा पाषाण काल का समय है 20 लाख ईसा पूर्व से 12 लाख ईसा पूर्व। ऐसे जब हम पढ़ते जाएंगे तो फिर नव पाषाण काल आएगा। नव पाषाण काल का जो समय है 10,000 ईसा पूर्व से 2500 है। जब 2500 फिर पहुँचेंगे तो फिर इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आ जाएगी। तो सीरियल कार्लाइन जो प्रमुख स्थान है मध्य पाषाण काल में जहाँ से प्रमुख पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अब हम पशुपालन के पशुपालन के बारे में बात कर लेते हैं। आदमगढ़ और बागोर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका जो है कि मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, यहाँ जो पत्थर थे, गुफाएं थी, उसमें मानव ने चित्र बनाए थे, ऐसे ऐसे हिरन, ऐसे ही चित्र बनाए थे और उसका शिकार करते हुए इनको दिखाया गया था। मकान बनाने के साक्ष्य बागौर से मिले हैं। बागौर जो कि राजस्थान में स्थित है। चौपानी मांडो जो है, यह मिट्टी बर्तन बनाने के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। कुत्ता इसी काल में मानव का प्रथम पालतू पशु बना। अब हम बात करते हैं कुत्ता ही प्रथम पालतू पशु क्यों बना। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कुत्ता जो होता है वह बहुत ही छोटा जानवर होता है अन्य जानवरों की तुलना में, जो जंगली जानवर होते हैं। तो मानव को लगा कि इससे हमारा कोई नुकसान बहुत ये तो कर नहीं पाएगा। और जब वो खाना पकाते थे, मांस को बनाते थे, तो कुत्ते को कहा जाता है कि उसके पास 6 सेंसेस होते हैं और उसको मतलब पता चल जाता था कि कहीं ना कहीं कुछ भोजन पक रहा है। तो वो क्या करता था, वो जहाँ रहते थे वहीं आसपास आके घूमने लगता था। फिर उन्होंने जब वो खाना खा के फेंका तो उसकी हड्डियाँ वो लेने के लिए कुत्ता भी वहाँ गया। तो कुत्ता धीरे धीरे उनको, मतलब आपने भी देखा होगा कि आप लोग अगर कुछ खिलाते हैं तो पूंछ हिलाते हुए आप लोगों के पास आ जाता है। कुत्ता बहुत ही मतलब सेंसिटिव जानवर होता है, वह आप लोगों से बहुत अटैच रहता है ह्यूमन से, पता नहीं क्यों। तो इसलिए जो है कुत्ता ही सबसे पहले मतलब का पालतू पशु बना। जबकि गाय बैल इनसे व्यक्ति खुद स्वयं डरते थे कि उनको लगता था इसके पास सींग है और वो थोड़ा अग्रेसिव जानवर हुआ करते थे, तो इसलिए उनको वह पालना पसंद नहीं करते थे। तो सबसे पहला जानवर इसलिए उनका कौन सा बना, कुत्ता। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मानव का सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता बना। तो हम चले अब आगे। तो अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। इसका समय है 10,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। अब हम नवपाषाण काल में आ गए हैं। नवपाषाण काल मतलब नियोलिथिक। नवपाषाण काल में अब वो सारी घटनाएं घटेंगी जो आज के जीवन में होती हैं। मतलब मतलब रहने के लिए अस्थायी निवास, कृषि की व्यवस्था, चक्के का आविष्कार और पहिए का आविष्कार, और जोरवे संस्कृति के बारे में जानेंगे। कृषि का विकास कहाँ हुआ ये भी देखेंगे। मेहरगढ़ पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत, ये हम थोड़ा सा ऐसे, फिगर तो बहुत अच्छा नहीं बनेगा लेकिन देख लीजिए। ये जो इधर का एरिया है ये पाकिस्तान है, यहीं पे विकसित हुई थी बलूचिस्तान प्रांत। यहाँ पे सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं, यहीं से सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात मतलब कृषि होती थी। अब जब कृषि होती थी तो व्यक्ति को, अब जब वो कृषि करना सीखा, मतलब वह जब किसानी करने जा रहा था तो उसको लगा कि अब हम बीज जो बोएंगे उसको जमने में या उगने में लगभग 4 से 5 महीने लगेगा। तब मानव को लगा कि अब मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। तो जब उसको रुकना पड़ा तो उसने सबसे पहले अपने घर का निर्माण किया। ये घर मिट्टी के थे और ऊपर जो थी सूखी घासें डाल लिया। अब वह मानव का स्थायी निवास बन गया। अर्थात अब वह घर के चारों ओर बाड़ा, मतलब जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए चारों घर की तरफ घेरा मार देता था। फिर इसके बाद कृषि का वेट करता था। जब कृषि मतलब अब उसको लगा कि अब अस्थायी जीवन जी सकता था। वो अस्थायी जीवन जीने का मतलब कि कृषि भी अब विकसित अवस्था में आ गई थी और वह जो छोटे छोटे जैसे धान, गेहूँ, ये सब की चीज़ों की खेती करना सीख लिया था। अब जब मेजर क्वांटिटी में चीज़ें पैदा होने लगी तब क्या हुआ, मानव को और भी काम सोचने लगा कि मतलब वो जब समय बचता है, खाली दिमाग शैतान का घर कहते हैं। अब उसको लगा कुछ करना चाहिए। तब उसी के बाद से उन्होंने चित्रकारी करना और भी चीज़ें मानव अब करने लगा है नवपाषाण काल में। ये कुछ चीज़ें हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। कुलडीवा का नाम सुने होंगे आप लोग, यह इलाहाबाद में है। नहीं सुने हो तो तब भी सुन लीजिए। प्रयागराज इलाहाबाद में है। यहीं से प्रथम चावल या धान के साक्ष्य मिले हैं। अस्थायी निवास जो है नवपाषाण काल में विकसित हुआ। ये पूछा जाता है कि अस्थायी निवास का विकास कब हुआ, आपको दे देगा तीनों ऑप्शन, ताम्रपाषाण काल, ऐसे चारों दे देगा। तो पूछ लेगा इसमें किस में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की देन है, ये भी याद कर लीजिए। चिरांद जो है पटना के साइड पाया गया। पटना मतलब ये बिहार यूपी, यहीं है चिरांद।
चिरान से हड्डी के औजार बनाए गए थे। हड्डी भी देखिए कैल्शियम की होती है और बहुत ही मजबूत होती है, क्योंकि हड्डी का उपयोग अन्य क्षेत्रों में उपकरण बनाने में बहुत आसानी से किया जाता था। उसके औजार बहुत ही मजबूत और नुकीले बनते थे, जिससे किसी भी जंगली जानवर का शिकार आसानी से किया जाता था। अब मानव पशुपालन करना भी सीख गया था नवपाषाण काल में। अब जब उसने कुत्ते को पालतू बना लिया तो उसको लगा कि धीरे धीरे उसने अन्य जानवरों को भी पालतू पशु बनाया, जिसमें सबसे प्रमुख था गाय। गाय भी एक गाय बहुत ही सीधी और प्राणी होता है, जिसमें उसमें घी, और भी जानवरों को पालते थे गाय के अलावा भी, जिससे वह समय के अनुसार दूध, इसके बाद उसको मार के भी खा जाते थे, क्योंकि उसको दूध प्लस मांस दोनों की प्राप्ति होती थी। इसलिए मानव पशुपालन भी करने लगा। और जो पय्यमपल्ली है, यह भी तमिलनाडु साइड है, जहाँ कपड़े निर्माण का प्रथम साक्ष्य मिला है। जोरवे संस्कृति जो है इस समय नवपाषाण काल में ही विकसित हुई थी। यह ग्रामीण संस्कृति थी, परंतु दायमाबाद और इनाम गांव जो हैं ये दोनों महाराष्ट्र में हैं। इनमें नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। अब कैसे पता चलता है कि नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी? अर्थात अब हम देखेंगे कि नगरीकरण में होने का मतलब है कि यहाँ भी रोडें अब सब कोण पर काटती थी, चौड़ी होती थी, मतलब पक्की नालियाँ होती थी, और भी जो व्यवस्थाएं नगर में होनी चाहिए वो सब व्यवस्थाएं हमको यहाँ जोरवे संस्कृति में के दायमाबाद और इनाम गांव में देखने को मिलती हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, ताम्र पाषाण काल की बात करते हैं। ये सब चीज़ें बस फैक्ट वाइज हैं, डिटेल से बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। तो अब हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ताम्र पाषाण की। इसका नाम ही सुन लीजिए आप, ताम्र और पाषाण मतलब पत्थर और तांबा। पत्थर प्लस तांबे से मिलकर बना है ताम्र पाषाण काल। ये कोई काल अलग से नहीं था, अध्ययन की सुविधा के लिए इसको भी अलग कर दिया गया, क्योंकि ये प्रथम धातु थी जो मानव ने अपने उपयोग में लाया। जब आग की खोज हो गई तो अब उसको यह पता चल गया कि आग जो है किसी भी वस्तु को गला सकता है, उसकी आकृति परिवर्तित कर सकता है। तब जब यह मानव को पता चल गया, तब उसने अब सोचा कि अब हम क्यों ना अपने मनचाही आकृति को बनाएं, और वह अग्नि को उस समय भी, अब सोचिए जब वो औजार बना रहा है तांबे से, तभी वो समझ लीजिए कि लगभग 100 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर को मतलब उत्पन्न करने में सक्षम हो गया था। उसे और भी ज़्यादा ही करता रहा होगा, जिससे वह तांबे को पिघलाकर अन्य धातुओं को बनाता था। धातु में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। राजस्थान इसका प्रमुख था उस समय भी और आज भी। तांबे के लिए जो खेतड़ी एक कारखाना है, वहाँ से आज भी सबसे ज़्यादा तांबे के ही साक्ष्य पाए जाते हैं, और तांबे की वस्तुएं सबसे ज़्यादा खेतड़ी में ही होती हैं। आहार संस्कृति यहाँ की प्रमुख देन है, ताम्र पाषाण की सबसे प्रमुख देन है आहार संस्कृति। यह आहार जो नामक स्थान है, यह राजस्थान में पाया जाता है, इसलिए यह संस्कृति जो है राजस्थान में विकसित हुई। गिलुंद में पकी ईंटों के साक्ष्य पाए गए। अब पूछा जाएगा कि पकी ईंटों के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ पाए गए, तो ऑप्शन में दिया रहेगा। अगर ऑप्शन में आपको गिलुंद दिखे, गिलुंद मतलब मिट्टी को पहले गीला करते हैं फिर ईंट बनाते हैं, तो इसलिए जब मिट्टी को गीला करके ईंट बनाए तो इसका नाम क्या पड़ गया, गिलुंद। ये आपको याद करने के लिए है। नवदा टोली मध्य प्रदेश चित्रित काले मृदभांड, ये काले मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और जब उस पर कोई भी चित्रकारी कर देते थे तो उसी को कहा गया चित्रित मृदभांड। और फिर इसकी एक स्थान है नेवासा, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का लोकेशन आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए, ये भारत का मैप है। ये ऐसे जहाँ हो जाए गुजरात, फिर इसके बाद ऐसे महाराष्ट्र, ये रहा पूरा महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के नेवासा में सबसे पहले पटसन मतलब कपास का प्रथम साक्ष्य यहीं पे पाया गया था। हम सोच रहे थे मोहनजोदड़ो आज ही मतलब हड़प्पा सभ्यता आज पढ़ा दें, लेकिन वीडियो छोटी रहे इसलिए हमने आज नहीं पढ़ा। कल हम हड़प्पा सभ्यता के साथ जो भी और मतलब आगे का चैप्टर होगा उसको पढ़ लेंगे। हड़प्पा सभ्यता एक बढ़िया और बड़ा चैप्टर है जिससे सवाल आते हैं, तो इसलिए हम सोच रहे हैं उसको कल पढ़ा जाए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, अब कल मिलेंगे। और जो भी कोई क्वेरीज़ या कुछ भी चीज़ें जो गलत या कुछ कम सही लगी हों उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।